आज हम आपका जो पेपर थर्ड ईयर में भी चलता है और IMA प्रीवियस में भी चलता है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसके जो प्रथम जो इसका सिलेबस का जो प्रथम भाग है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, ये जो पेपर है आपका, ये आइडियोलॉजीज़ के ऊपर आधारित है और इसको हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में यदि हम बाँटें तो आपको समझने में और अधिक सुविधा रहेगी। जैसे प्रारंभ से लेकर के 5वीं शती तक का जो युग था उसको हम प्राचीन युग में रखते हैं। उसके पश्चात 6ठी से लेकर के और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर के और 15वीं शती तक का जो युग था उसको हम मध्य युग, और उसके पश्चात 16वीं शती से लेकर के और उसके बाद के जितने भी विचारक हुए उसको हम आधुनिक युग के विचारकों में शामिल करेंगे। तो विचारधारा की दृष्टि से, विचारक की दृष्टि से यदि हम इस तरह से यदि इसका डिवीज़न करते हैं तो हमें उस युग की जो राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है उसको समझने में बहुत अधिक सुविधा रहेगी। तो देखिए, हम शुरुआत जो करेंगे वो प्रारंभ से लेकर के 5वीं शती तक का जो युग था जिसको प्राचीन युग कहा गया, हम उसके बारे में सबसे पहले प्रकाश डालेंगे कि उस युग की क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से विचारक थे और कौन से राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये हम जानते हैं कि यूनान को राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि माना जाता है, उसका प्रारंभ माना जाता है, उसका उदय यूनान से माना जाता है। देखिए, ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं जो शताब्दी थी उसको क्लासिकल एज कहा गया और इस समय सिकंदर जैसे महान शासक हुए, पेरिक्लिस जैसे डेमोक्रेटिक जो विचारक थे वो सामने आए। यूनान में सोक्रेटिस, प्लेटो, अरस्तु ऐसे जो दार्शनिक थे उनका भी जन्म हुआ। यानी एक तरह से यूनान उस समय एक जो राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में पहचाना गया था। हम यूनान के को यदि पृष्ठभूमि मानते हैं राजनीतिक चिंतन की, तो हमें ये समझना आवश्यक है कि यूनान में उस समय किस प्रकार का सामाजिक और राजनीतिक वातावरण था, क्यों यूनान में ही राजनीतिक चिंतन का प्रादुर्भाव माना जाता है। तो उस समय की कुछ यूनान की विशेषताएं थी। हालांकि मैं आपको इससे पहले बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि विचारकों का ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि यूनान से पहले किसी प्रकार की राजनीतिक दर्शन का विकास ही नहीं हुआ था। देखिए, भारत, मिस्र, ईरान, चीन, बेबीलोन, जहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं थीं और राजनीतिक दृष्टि से इन्होंने भी अपने विभिन्न विचार प्रकट किए थे कि किस प्रकार से प्रशासन किया जाए, लेकिन इनका जो अध्ययन था वो बहुत अधिक क्रमबद्ध नहीं था, सुव्यवस्थित नहीं था और न ही इनका जो अध्ययन था वो वैज्ञानिक आधार लिए हुए था। चूँकि यूनानी जो चिंतन था वो बुद्धिवाद पर आधारित था, वो क्रमबद्ध था, सुव्यवस्थित था, वैज्ञानिकता लिए हुए था, तो इसीलिए कुल मिलाकर के यूनानी जो चिंतन है उसी को ही इसका प्रादुर्भाव, राजनीतिक दर्शन का प्रादुर्भाव स्वीकार किया गया। यूनान में ऐसा क्या था, तो इसके बारे में हम ये आवश्यक है हमें समझना कि उस समय यूनान की जो भौगोलिक स्थिति थी वो इसके लिए बहुत अधिक उत्तरदायी थी। यूनान में समशीतोष्ण जलवायु थी, यानी ये लोग बहुत अधिक वहाँ पर सूर्य का प्रकोप से भी प्रभावित नहीं थे और ना ही बहुत अधिक ठंड से प्रभावित थे। इनको ना तो सूर्य की किरणों का बहुत अधिक सामना करना पड़ता था जिससे कि कार्य न कर पाए, वो परेशान नहीं करती थी, और ना ही इनको बहुत अधिक सर्दी में वस्त्रों के इंतजाम की आवश्यकता थी। जलवायु की दृष्टि से बहुत अनुकूल वातावरण था, ये लोग स्वस्थ रहते थे, हष्ट-पुष्ट थे। हालांकि भूमि इनकी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इनको ऑलिव जो है, जैतून बहुत आसानी से उपलब्ध था और समुद्र की जो मछलियाँ थीं वो उनकी आवश्यकताओं की भोजन की पूर्ति करती थी। तो यानी इनको बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल क्लाइमेटिक कंडीशन प्राप्त हुई और इन्होंने अपने जो इनका जो केंद्र है, इन्होंने अपने चिंतन की तरफ इन्होंने अपने आप को कंसंट्रेट किया। जिज्ञासी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे यूनान के ये लोग, जिसमें एथेंस और स्पार्टा के प्रमुख रूप से नगर राज्यों का हमने अध्ययन करेंगे इसमें। तो ये लोग क्या थे कि किसी भी चीज़ को, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनका जो अध्ययन का दृष्टिकोण था वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना था। ये लोग किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करते थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे जो एक दार्शनिक को होना चाहिए, और अपनी जिज्ञासा को जब तक वैज्ञानिक दृष्टि से निरपेक्ष तरीके से उसको नहीं, उसकी सत्यता को स्वीकार करते थे या उसको नहीं, जब तक वो लोग सत्य प्राप्त करते थे तब तक उसको स्वीकार नहीं करते थे।
उसकी कसौटी पर उसको उतारना चाहते थे वो लोग, वैज्ञानिकता की कसौटी पर, और तभी किसी सिद्धांत को ये लोग स्वीकार करते थे। तो यानी इसी के अलावा ये लोग तर्क विद्या का प्रयोग क्या करते थे, बुद्धिवाद पर आधारित थे, इनकी अप्रोच लॉजिकल थी, तर्क शक्ति का प्रयोग किया करते थे। किसी भी बात को, किसी भी स्थिति को स्वीकार करने से पहले उस पर खुल करके विचार विमर्श किया करते थे, डेमोक्रेटिक तरीके से खुलकर विचार विमर्श होते थे, और उस पर वाद विवाद करने के पश्चात उसका आखिरी निचोड़ निकाल करके लाते थे। इतना तक कहा गया कि यदि किसी परिस्थिति की शुरुआत इनको नहीं भी पता थी किसी भी सिचुएशन की, उसके बावजूद भी वो उसके गुण दोष जो उन्होंने प्रारंभ भी नहीं की थी, उसके बावजूद भी उनके जो गुण दोष थे उसका वो लोग निचोड़ निकाल के ले आते थे। यानी इतने अधिक ये लोग तर्क विद्या में विश्वास करते थे और वाद विवाद करते थे, और उसके पश्चात ही वैज्ञानिकता की परीक्षण के पश्चात किसी भी एब्सोल्यूट थ्योरीज को बताया करते थे, या किसी सिद्धांत का विकास करते थे, किसी आइडियोलॉजी को ये लोग सामने लेके आते थे। इन्होंने नियतिवाद का विरोध किया था। ये धर्म को कहते थे कि धर्म जो है व्यक्ति की भावनाओं को, विश्वास को कुंठित कर देता है। इनका ऐसा मानना था कि हर चीज़ प्रकृति के अनुसार जो नियति है उसके अंतर्गत निर्धारित नहीं होती है। बहुत सारी स्थितियों को व्यक्ति जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है। व्यक्ति स्वयं अपने सामाजिक और राजनीतिक जो विकास है उसको, या अपना भविष्य जो है उसको स्वयं निर्धारित कर सकता है, वो व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में है। मानवीयता का इनका दृष्टिकोण था, यानी ये लोकवादी थे। इन लोगों की जो अध्ययन की जो पद्धति थी वो इन्होंने जो अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु माना था वो व्यक्ति को माना था। मनुष्य का विकास कैसे किया जाए, उसकी उन्नति कैसे की जाए, उत्तरोत्तर उसको किस तरह से आगे सन्मति के मार्ग में बढ़ाया जाए, ये लोकवादी थे। इनका उद्देश्य यही था कि व्यक्ति के जीवन को कैसे सुखमय बनाया जा सकता है। ये लोग राजा या देवी देवता या प्रेतात्माओं के अध्ययन को अपने अध्ययन में शामिल नहीं करते थे, या वहीं तक ही अपने अध्ययन को सीमित नहीं रखते थे। ये लोग लोकवादी थे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि यूनान में विभिन्न प्रकार की मिश्र शासन प्रणालियाँ उस समय थी। यानी यूनान के जो नगर राज्य थे वो 150 करीब नगर राज्य थे, छोटे छोटे, और उनमें विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ वहाँ पर प्रचलित थीं। और विभिन्न प्रकार की जो शासन प्रणालियाँ थीं उसका इनको बहुत नज़दीक से अध्ययन करने का मौका प्राप्त हुआ था। और जब इन्होंने बहुत नज़दीक से उसका अध्ययन किया विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों को, तो इनका विज़न खुला और इन्होंने अपने विचार बहुत खुले रूप में उसमें प्रस्तुत किए। इनको एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ था अध्ययन के लिए, चिंतन के लिए। तो इसलिए जो प्राचीन युग है वो अध्ययन के, या ये कहिए कि यूनानी जो उस समय का जो सिनेरियो था वो राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि माना गया, उसका प्रारंभ माना गया। इसके पश्चात हम नेक्स्ट जो आगे आते हैं वो मध्य युग आता है। देखिए, मध्य युग जो था उसमें हम सभी जानते हैं कि धर्म का प्रभाव था। मध्य युग में विश्व साम्राज्य की उन्होंने कल्पना की थी। उनका ऐसा मानना था कि संपूर्ण विश्व एक समाज है, यूनिवर्सल सोसाइटी, और संपूर्ण विश्व का जो संचालन है वो राज्य और चर्च रूपी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष हैं, सांसारिक पक्ष और एक उसका राजनैतिक पक्ष। व्यक्ति का जो सांसारिक पक्ष है उसकी जो पूर्ति है वो राज्य रूपी संस्था करती है, लेकिन जो दूसरा जो पक्ष है वो उसका राजनीतिक पक्ष है, या जिसको उन्होंने एक तरह से हम ये कहेंगे कि उसको उन्होंने अध्यात्म के साथ जोड़ा था कि आध्यात्मिक पक्ष है, तो उस आध्यात्मिक पक्ष की जो पूर्ति है वो उसकी चर्च रूपी संस्था के द्वारा किया जाता है। और चर्च रूपी जो संस्था है वो राज्य के श्रेष्ठतर है, राज्य को आदेश देने की स्थिति में है, राज्य उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। ऐसा मध्य युग के अंतर्गत, जिसको कि डार्क एज के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें किसी प्रकार के तर्क विद्या या तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया, जिसमें केवल धर्म जो थे, उनके आडंबर जो थे, उसका प्रभाव देखा गया। चर्च और चर्च के जो पोप थे उनकी प्रभुसत्ता स्थापित की गई। लेकिन मध्य युग के बाद धीरे धीरे मध्य युग का जो 13वीं शताब्दी तक का जो समय था, जो मध्य युग का उत्तरार्ध का जो समय कहा जाता है, उसमें तेजी से परिवर्तन हुए। राज्य सत्ता की स्वतंत्रता की आवाज़ उठने लगी, चर्च के विरोध में वातावरण पैदा होने लगा, छोटे छोटे जो राष्ट्रीय राज्य हैं उनको वो उभरने लगे, और राज्य के जो अधिकार हैं वो सामने आने लगे, और चर्च रूपी जो सत्ता है वो बाध्य हो गई थी कि वो राज्य रूपी जो संस्था है उसके धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आने लगी थी। यानी मध्य युग में एक और राजा के जो दैवीय अधिकार थे उसकी वो सामने आने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ
जनता ने समाज में जो भी अपने परंपरा और जो कानूनों का निर्माण कर रखा था अपने जीवन संचालन के लिए, राज्य या राजा जो उनका विरोध नहीं कर सकता था, उनको साथ लेकर के उसको चलना आवश्यक था। तो यानी मध्य युग का जो उत्तरार्ध था उसमें बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आए थे। उसके पश्चात हम आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं। आधुनिक युग जो था उसको ये कहिए कि मध्य युग का अंत आधुनिक युग में दोबारा से डार्क एज को ख़त्म करके फिर से लॉजिकल अप्रोच, बुद्धिवाद, तर्क, विज्ञान, साहित्य, इसके ऊपर व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित हुआ। उन्होंने कहा कि धर्म जो है ये आडंबर है और विभिन्न प्रकार की अन्य संस्थाएं जो थी उन्होंने भी जन्म लिया, व्यापार और वाणिज्य का विकास होने लगा। मध्यम जो वर्ग है वो सामने आने लगा, नए नगर राज्यों का जन्म हुआ। सामंती व्यवस्था के विरुद्ध कृषकों ने एक तरह का विद्रोह छेड़ दिया था और सामंती व्यवस्था का अंत ही अपने आप में आधुनिक युग की शुरुआत थी। आधुनिक युग में दो प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिला, दो प्रकार की विचारधाराएं सामने आई। एक तो रेनेसा कहलाया पुनर्जागरण और दूसरा कहलाया धर्म सुधार आंदोलन। रेनेसा का मतलब पुनर्जन्म, यानी धर्म की सत्ताओं को तोड़ करके वापस से राजनीतिक विचारकों का जो ध्यान है वो विज्ञान, साहित्य, कला इनकी तरफ आकर्षित होने लगा। उन्होंने रेखा गणित और विज्ञान पर विशेष रूप से जोर दिया और उनका ये उद्देश्य था कि व्यक्ति का जो को किस तरह से उसके जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है, किस तरह से उसके इहलोकवादी दृष्टिकोण उनका सामने आने लगा। और उसके पश्चात दूसरा जो विचारधारा थी वो धर्म सुधार आंदोलन था समाज के अंतर्गत। वो भी धर्म सुधार आंदोलन में का भी उद्देश्य यही था कि जो मिडिल जो पीरियड था उसका जो अंधकार था धर्म का, उसको दूर किया जाए धर्म सुधारों के माध्यम से। समाज में विभिन्न प्रकार के धर्म सुधार चलाए जाएं जिसके माध्यम से कि एक नवीन युग की शुरुआत हो। तो बच्चों, इस तरह से हम 3 युग में जब विचारधाराओं को, चिंतन को बांटेंगे, फिर उसके आधार पर हम हर युग में कौन कौन से आज हम आपका जो पेपर 3rd ईयर में भी चलता है और IMA प्रीवियस में भी चलता है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसके जो प्रथम जो इसका सिलेबस का जो प्रथम भाग है